टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में हर आदमी एक चीज जरूर चाहता है, वो है अच्छी सेहत। पैसा कम ज्यादा चलेगा, ठीक है ना, गाड़ी लंबी छोटी चलेगी, घर भी 1 फ्लोर 2 फ्लोर 400 गज 800 गज 1000 गज 200 150 गज सब चलेगा। बट सेहत एक ऐसी चीज है जो हर आदमी चाहता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सब लोग भी हेल्दी रहना चाहते हैं। तो आज हम हेल्थ के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं जो हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीजें आपसे बात कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत सारी बार उनसे बारे में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे बात की भी है। ठीक है, हमारा जो पर्पज है वो, देखिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लास्ट 20 ईयर्स में बहुत सारी चीजों के हमने एक्सपीरियंस लिए हैं, वो चीजें आपसे बात करें। आप बीमार हो गए हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, ठीक है, ठीक होने के लिए। बट सवाल ये कि अगर आप बीमार नहीं हो और हेल्दी बने रहना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आज की जानकारी हो सकती है। आज की जानकारी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक और खास चीज होगी, आप अपने और अपने परिवार की सेहत को बढ़िया बना के रख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सेहत की, और सेहत के बारे में एक लाइन आप सामने देख ही रहे हो, द गोल ऑफ लाइफ इज टू डाई यंग एज लेट एज पॉसिबल। दुनिया में हर आदमी ज्यादा से ज्यादा जीना चाहता है, ठीक है ना, और वो ये भी चाहता है कि जब तक जिए वो जवान जिए। आप सोचो, अगर उम्र 80 साल की बजाय 100 साल है, फॉर एग्जाम्पल कोई 100 साल जी रहा है, बट उसके 10-5 साल अगर चारपाई में निकल रहे हैं और सेवा करवाने में निकल रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि वो 90 में निकल जाए। इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने मार्केट में एक जुमला सुना भी होगा, क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोले भाई बड़ी अच्छी मौत पाई है, कतई सेवा का मौका ही नहीं दिया। सुना है आपने कभी? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो हर आदमी चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जिए, और जब तक जिए वो स्वस्थ। लेकिन स्वस्थ बने रहने में कुछ चीजें हैं जो रुकावट डालती है, और स्वास्थ्य क्या होता है उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करें। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्वस्थ बने रहने के लिए क्या चाहिए और आदमी बीमार क्यों होता है, उन सारी चीजों को जब हम देखेंगे तो कुछ चीजें समझिएगा कि जब हम जवान होते हैं तो पैसा कमाने के चक्कर में हेल्थ को खो देते हैं, और जब हम बुजुर्ग होते हैं तो उसी हेल्थ को वापस पाने के लिए कमाए हुए पैसे को लगा देते हैं। ठीक है, ये बात हम हर आदमी को सिखाते हैं। लेकिन अभी मैं 2 दिन पहले कहीं था, और मैं एक चीज महसूस कर रहा था कि बाहर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि बंदा एमबीबीएस कर रहा है, बंदा आईआईटीएन हो गया है, बट जब वो बच्चा 11वीं क्लास में आता है और जिस तरह का प्रेशर उसके दिमाग में पड़ना शुरू होता है, और जिस तरह का उसका शेड्यूल बनता है दिन भर का, और उसके बाद उसका सिलेक्शन भी हो जाता है, और उसके बाद भी वो 4 साल 5 साल मेहनत करता है पढ़ने के लिए, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफें बढ़ जाती है। एक बच्चा जो बहुत हेल्दी था उसका वेट बढ़ जाता है, ऐसा बच्चा है जिसको सब कुछ ठीक था उसको थायराइड हो जाता है, ऐसे बच्चे जिनका दिमाग सरक जाता है, वो सब क्या है? तो उसका रीजन एक बहुत बड़ा होता है कि उस समय उनके ऊपर एक बहुत अच्छा खासा प्रेशर होता है, अच्छा खासा। ठीक है, और बहुत सारे लोग बीच में ड्रॉप भी कर देते हैं। रीजन क्या होता है? वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाते। और स्थिति ये बन रही होती है कि जब हम जवान होते हैं तो पैसा कमाने के चक्कर में सेहत से कंप्रोमाइज कर डालते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब हम बुजुर्ग होंगे तो उसी हेल्थ को वापस पाना चाहेंगे तो वो वापस नहीं आती। क्यों? क्योंकि हेल्थ क्या है? डेली कंसर्न है। आपके पास एक नई गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी आज ही शोरूम से निकलवाई है, और अगर वो गाड़ी कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे किसी की हो, बट अगर वो मेजर एक्सीडेंट हो गई तो दिक्कत क्या होती है? आप कितना ही अच्छा काम करवा लो लेकिन वो ओरिजिनल जैसी नहीं हो। तो बीमारी को रिवर्स करना आज के टाइम में पॉसिबल आसानी से नहीं है। ठीक है ना? तो बीमार ना हो, तो इसके लिए समझते हैं कि बीमार होना और स्वस्थ होने की डेफिनेशन क्या है। लोग समझते हैं अगर आदमी हॉस्पिटल में नहीं है, जैसा कि अभी संजय जी बात कर रहे थे, अगर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है तो उसको लगता है कि मैं स्वस्थ। बट सच्चाई क्या है? ऐसा नहीं है। हेल्थ होती क्या है? हेल्थ जो है वो 5 तरह की होती है। ठीक है ना? अगर ये पांचों हेल्थ हमारे पास है तो हम हेल्दी होते हैं। कौन कौन सी? बात करते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल हेल्थ। आदमी का सबसे बड़ा सिस्टम जो गड़बड़ाता है वो फाइनेंशियल हेल्थ पे गड़बड़ाता है। आदमी के पास पैसा कम है, या स्वभाव ऐसा है कि पड़ोसी का रैंप मेरे रैंप से ऊंचा क्यों, पड़ोसी का छज्जा मेरे छज्जे से ऊंचा क्यों, पड़ोसी की गाड़ी मेरी गाड़ी से लंबी क्यों, पड़ोसन की साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। अगर ये सारी चीजें दिमाग में रहती है तो वो आदमी हमेशा जिंदगी भर परेशान रहता है। ठीक है ना? इसीलिए एक बहुत पुरानी कहावत है, संतोष ही सदा सुख। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज का जो टाइम है वो सारा दिखावे का है। ठीक है, और जो दिखता है वो बिकता है, तो दिखावा बहुत बड़ी चीज है, इसलिए पैसा आदमी के पास होना चाहिए। और लोग बोलते हैं अगर आपके पास पैसा है और आपको दिखाना पड़े या बताना पड़े कि मेरे पास पैसा है, तो इसका मतलब पैसा नहीं है, वो दिखना चाहिए। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल हेल्थ।
दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्पिरिचुअल हेल्थ। आपकी मानसिक स्थिति जो है कि आप परमात्मा पे कितना विश्वास करते हैं। अगर कोई आदमी ये सोचता है कि सब कुछ मैं ही करता हूँ, उस आदमी के जीवन में जब भी कठिनाई आएगी ना, वो बिखर जाएगा। बट अगर आदमी अच्छा करे तो भी वो परमात्मा को याद करता है, और कुछ गड़बड़ हो जाए तो भी फिर परमात्मा को याद करता है, तो उसको जीवन में क्या होगा, अगर वो परमात्मा में विश्वास करता है और थोड़ा सा जुड़ाव रखता है, तो स्पिरिचुअली वो आदमी क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट हेल्थ है वो है सोशल हेल्थ। आप सामाजिक कितना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी फला आदमी बहुत कम सामाजिक है, लेकिन किसी एक आदमी के बोलने से ऐसा नहीं होता है। इसको हमें समझना होता है। समझना ये है कि हर आदमी से हो सकता है आपके विचार ना मिले, ठीक है, मिले ना मिले कोई बात नहीं है, बट हमें एक चीज तो समझ ही लेनी चाहिए कि आदमी का सोशल स्टेटस बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो लोगों से कितना घुलता मिलता है। लोग वीवो V2141 प्लीज स्क्रीन के ऊपर ना लिखे, लिखने के लिए आपके पास बहुत टाइम होगा, अभी स्क्रीन पे ना लिखे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे सोशल हेल्थ की, कि आप सोशली थोड़ा सा स्ट्रांग बने, ठीक है, लोगों से मेल मुलाकात रखें। आज की डेट में एक बहुत बड़ा चांस होता है, आप देखते हैं बहुत सारे लोग, पैसे वाले लोग भी सुसाइड कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि अपनी बात किसको कहें, किसी को कहने का ऑप्शन नहीं है, कोई सुनता नहीं है। किसी को कहोगे तो वो जाके के 4 लोगों को कहेगा। तो सोशली आपके पास अगर 4 फ्रेंड है जिनके साथ बैठ के आप खुल के बात कर सकते हो और हंस सकते हो, अगर आपके पास कोई एक भी ऐसा है जिससे आप दिल की बात कर सकते हो, तो आपको हार्ट अटैक के जो चांस होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं। बट अगर सब कुछ दिल में ही भरा हुआ है, तो एक दिन तो ये भी जवाब दे जाएगा। इंपॉर्टेंट हेल्थ है मेंटल हेल्थ। आप सड़क पे देखिएगा, विशाल अग्रवाल प्लीज डू नॉट मार्क। मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो हमें समझना होता है कि सड़क के ऊपर अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो डेफिनेटली एक मानिए किसी एक की तो गलती है, लेकिन दोनों आदमी एक दूसरे को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, और एक्सीडेंट में नुकसान उतना हुआ नहीं है जितना दोनों लड़के झगड़ के नुकसान कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि आदमी मेंटली परेशान, ये समझ है। तो मेंटली आदमी को बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। आज का जो हमारा जो प्रोग्राम है ये, इसमें हम इन सारी हेल्थ के बारे में बात करेंगे, बट मोस्ट इंपोर्टेंट हेल्थ जिसको लोग हेल्थ समझते हैं वो है फिजिकल हेल्थ। आपके शरीर में कोई तकलीफ ना हो, बट आप समझिएगा कि ये जो जितनी चीजें मैंने बात की है, इन सबका आपके शरीर से कोई ना कोई लेना देना है। अगर बाकी 4 आप में नहीं है, 5 में से कोई भी मिस होगी ना, तो आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं रह सकती। इसलिए हम पांचों हेल्थ के बारे में कंप्लीट पैकेज की बात करते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो खासतौर से फिजिकल और आपकी मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा बना सकते हैं उसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। बात यह है कि हेल्थ तो हर आदमी परमात्मा की देन है। बहुत सारे लोगों से जब आप बात करोगे, बोला हो तो वही जो राम रच राखी। सेहत तो क्या है? परमात्मा की देन है। हरी बीमारी क्या है? परमात्मा की देन है। भाई सब कुछ परमात्मा की देन नहीं है। परमात्मा ने तो आपको स्वस्थ पैदा किया था, लेकिन बात यह कि उसके बाद आपने अपने स्वास्थ्य के साथ क्या किया, ये आप देखिएगा। जब बात करते हैं कि हमारी हेल्थ को क्या क्या चीजें हैं जो हमें खराब करती है, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर आदमी जो यहाँ पर बैठा हुआ है अपने आप को चेकलिस्ट करे कि इसमें से ऐसी कितनी चीजें हैं जो मेरे साथ नहीं है, वो समझिएगा। अगर आप इसमें से कोई भी चीज आपको इफेक्ट नहीं करती है तो डेफिनेटली आप हेल्दी रहने वाले। बात करते हैं खाने की। पहले खाने से शुरू करते हैं। आपने सुना होगा मेरे दादाजी थे, वो 80 साल जिए, वो आज भी इतना है कि इतने पैदल चल लेते हैं और ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें आपने सुनी भी होगी। आज भी हम देखते हैं पुराने लोग 105 साल जी जाते हैं, ठीक है ना। पर आज की जनरेशन अगर जिएगी ना तो हालत खराब हो जाएगी। अभी मैं 4 दिन पहले किसी से बात कर रहा था तो वो महिला बोल रही थी कि मुझे थायराइड हुआ है 56 साल की उम्र में, मेरी बेटी को हो गया 26 साल की उम्र में। मैंने कहा चिंता मत करो, अगली जनरेशन आएगी वो थायराइड जब पैदा होगी तो थायराइड साथ लेके आएगी। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है चीजें बदल रही है। हमारे खाने में हमारे देखते देखते, मेरी उम्र अभी 49 साल है, हमारे देखते देखते कितने बदलाव हुए हैं उनको समझिएगा। आप लोग हमसे भी बड़े बैठे हुए हैं यहाँ पर, कितने चेंजेस हमने खाने में देखे हैं। पहले एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब खाना जो मिलता था, बाजरे का चलन बहुत, घर में गांव में चक्की नहीं होती थी, चाकी होती थी जिसको महिलाएं चलाती, और चाकी में आटा कहा जाता था थोड़ा बारीक करने की कोशिश करो, पर मोटा पीसते थे तो जोर कम पड़ता था और ज्यादा पीस जाता था। तो हमेशा थोड़ा मोटा आटा पीसता था। छलनी के पास पैसे नहीं होते थे, तो छलनी के जब पैसे नहीं होते थे तो क्या होता था, पूर समेत उसको, जिसको चॉपर बोलते हैं, चॉपर समेत खाया जाता। और उसका नतीजा क्या होता था कि हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो। आज स्थिति क्या हो गई है, चक्की का आटा लोग खाते हैं बारीक पिसवा,
कुछ लोग तो रेडीमेड खा रहे होते हैं जिसमें मैदा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। और हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो 90% बीमारियों की जो जड़ है ना, वो हमारा डाइजेशन सिस्टम। ज्यादा मात्रा में साल्ट एंड शुगर जो है, जब पैसे कम थे तो ये चीजें मोल खरीदी जाती थी, पैसे से आती थी, ठीक है ना, तो कम कंज्यूम होती थी। लेकिन आज की डेट में आप देखो ना, कोई डिनर टेबल ऐसी आपने देखी है जिसके ऊपर साल्ट ना हो। और बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि चाहे दाल हो या सब्जी हो, कुछ भी हो, उसमें सबसे ऊपर पहले उठाएंगे और नमक डालते हैं। उसमें दो नुकसान है, पहली चीज सेहत का नुकसान है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिसने बनाया है उसको आप ये कह रहे हो कि आपने अच्छा नहीं बनाया, इसलिए मैंने ऊपर से नमक डाला है। तो बनाने वाले की आप इंसल्ट कर रहे हो और अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो। तो चेक योरसेल्फ। खाने में वैरायटी की जो कमी है, आदमी से अगर कोई पूछे तो आदमी नहीं ज्यादा उलझेगा, लेकिन बच्चे को आप बोलो ना बेटा खाना खा लो, वो उलझ जाएगा। क्या बनाया है? आपने कहा जी ये बनाया है, अच्छा ये तो कल भी बनाया था। आप बोलो ये बनाया, ये परसों बनाया था। बच्चा नहीं खाएगा। क्यों? वैरायटी आपकी जो है ना वो कम हो गई है। वैरायटी क्यों कम हो गई है? क्योंकि जब आप मार्केट जाते हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, सीजनेबल होती है, वो खानी चाहिए। बट कई लोगों को शौक होता है ये नहीं खाना जी, यही खाना है। एक और बड़ा कारण है कि महिलाएं जो खाना बनाती है, वो हमेशा बनाती है इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे, हस्बैंड, पेरेंट्स प्रॉपर खा लें उसको। और ह्यूमन बीइंग एक नेचर बन गई है कि हमें टेस्टी चीज अच्छी लगती है। और टेस्ट और हेल्थ ना 180 डिग्री पे चलती है। जो चीज टेस्टी होगी वो हेल्दी नहीं होगी, और जो हेल्दी होगी वो टेस्टी नहीं होगी। तो महिलाएं खाने को टेस्टी बनाने के चक्कर में थोड़ा ज्यादा पका देती है। अगर थोड़ा कच्चा छोड़ दे तो रिएक्शन आएगा, तो ये तो कच्ची है, दाल कच्ची है, ये कच्चा है, वो कच्चा है। और रीजन क्या होता है कि जैसे ही हल्की सी ओवर कुकिंग होती है, तो उस खाने में जो भी न्यूट्रिशंस होता है उसमें से काफी सारा न्यूट्रिशंस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक और बहुत बड़े चैलेंज है, वो है फास्ट फूड का, जिसका नाम ही फास्ट फूड है। मैंने कई बार लोगों को से बात सुनी होती है, अगर कोई बच्चा बहुत तेज बाइक चला के निकल जाता है तो लोग पता है क्या बात करते हैं, ये फास्ट फूड की औलाद है। ठीक है, मतलब उसका असर कहाँ तक लोग सुनने, देखने और आजकल की दिनचर्या में शामिल होता चला जा रहा है। क्यों? आदमी को हर चीज फास्ट चाहिए। बट फास्ट फूड का मतलब क्या होता है? जो जल्दी से मिल जाए। पर इसमें दिक्कत कहाँ आती है? इसमें दिक्कत एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसके अंदर जो है एम्प्टी कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, जो हमारे शरीर को नुकसान करती है। और हम खाते क्यों है? खाने का हमारा एक ही पर्पज होता है, टेस्टी। फास्ट फूड आदमी क्यों खाता है? टेस्ट के चक्कर में। और टेस्ट के चक्कर में अगर आप कोई भी चीज खाएंगे तो वो हेल्दी तो नहीं है। एक और बड़ा कारण होता है पैक्ड फूड। फास्ट फूड जिन चीजों से बनता है वो भी हमें समझने की चीज है। बट पैक्ड फूड की जब हम बात करते हैं तो जितने भी पैक्ड फूड आते हैं, ज्यादातर पैक्ड फूड में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और प्रिजर्वेटिव्स जो है वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं। आदमी फैशन में मरा जा रहा है। फैशन किसको कहते हैं? आदमी ने अगर कोई ऐसी चीज पहनी है, आदमी हो या महिला हो, जिसको पहनने से तकलीफ हो रही है, बट उसने फिर भी उसको पहना हुआ है। क्यों? उसको अलग दिखना है। सेम ऐसी कंडीशन पैक्ड फूड के साथ भी हो जाती है। यूएस वगैरह का, यूएस का, यूके का आप डाटा देखोगे, जो रईस लोग हैं वो फ्रेश फूड खाते हैं, फ्रेश। और जो मिडिल क्लास है, टिपिकल मिडिल क्लास है, वो पैक्ड फूड खाते हैं, क्योंकि पैक्ड फूड क्या आता है? सस्ता आता है। फ्रेश फूड महंगा आता है। लेकिन हम लोग कई बार ऐसी जीवन में गलतियां करते हैं कि गलत चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है? आज के डेट में मार्केट में आप सब्जी ले लो, रेडीमेड मिलेगी आपको। बस घर लाके क्या करना है, गर्म पानी करो, उसमें उस सब्जी को डालो, सब्जी तैयार, इंस्टेंट तैयार। पर एक बात सोच के देखिएगा कि अगर वो 6 महीने से ड्राई करके रखी हुई है तो उसमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव तो है, और वो हमें नुकसान करता है। तो हमें फास्ट फूड और पैक्ड फूड से ध्यान करके बहुत ही ध्यान से उस चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। बट कुछ चीजें हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जस्ट लाइक जीएमओ सीड्स। जीएमओ का मतलब क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। इसको आप हाइब्रिड बोल सकते हो। एक टाइम ऐसा होता था कि जब टमाटर, अब टमाटर का नाम लेंगे तो लोग बोलेंगे बहुत महंगा है। देखो, दुनिया में महंगी कुछ भी नहीं है, सस्ती कुछ भी नहीं है। आपकी जेब में पैसा है तो चीज सस्ती है, और आपके पास पैसा नहीं है तो चीज महंगी है। बस इतना सा समझ लीजिएगा। टमाटर की बात करते हैं, पहले पेड़ छोटा होता, पेड़ काफी बड़ा होता और उसमें टमाटर कम लगते। टमाटर का छिलका जो है वो पतला होता, टेस्ट बड़ा अच्छा होता, लेकिन वो खराब जल्दी हो जाता। जब किसानों ने साइंटिस्ट को जाके बात बोली कि टमाटर की वैरायटी में थोड़ा चेंज किया जाए, इसको इस तरह से बना दो कि एक तो इसकी पैदावार ज्यादा हो, दूसरा क्या हो, जल्दी से खराब ना हो, तीसरा इसमें गूदा आता हो। पहले विदेशी टमाटर आता था मार्केट में, एक देसी टमाटर आता था, तो विदेशी टमाटर में गूदा ज्यादा होता है।
और वो जल्दी खराब नहीं होता था। बट धीरे धीरे चीजें क्या बदली कि जब यहाँ पर जीएमओ का जमाना आया, ठीक है, जिसको कलम हिंदी में बोलते हैं कलम चढ़ाना, एक पेड़ को दूसरे पेड़ से हाइब्रिड कर दिया, और उसका नतीजा क्या हुआ, हमने उसके डीएनए के साथ छेड़खानी की। आप किसी भी प्राकृतिक चीज के डीएनए को छेड़खानी करोगे, या प्राकृतिक चीज, अभी जयपुर में भूकंप आया, दुनिया में बहुत सारे बाढ़ भी आती है, भूकंप भी आता है, अभी हिमाचल में बाढ़ आई, तो लोग सीधी सी बात बोलते हैं, बोलो प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति किसी ना किसी दिन आपको निपटा देगी, और निपटा भी देती है। तो जीएमओ क्या है, जीएमओ जस्ट लाइक ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, जो ओरिजिनल बीज है उसको क्या कर दिया हमने, हाइब्रिड कर दिया है। तो और ऐसा सिर्फ किसी टमाटर में नहीं है, आप जितनी भी चीजें खाते हो, अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं पहले इंडिया में जो था उससे एलर्जी नहीं होती थी, लेकिन जब से यूएस से गेहूं आया उसके बाद लोगों को एलर्जी बननी शुरू हो गई, ग्लूटोन से एलर्जी बननी शुरू हो गई है। तो आज मार्केट में आप देखो, पहले घिया अगर हम बोते थे तो हर घिया का साइज अलग अलग होता था। रामदेव बाबा कहते हैं कि लौकी का जूस पियो, लेकिन सवाल खड़ा हो जाता है कौन सी लौकी का जूस पिए। आज मार्केट में जाओ, सारी लौकी एकदम मिलेगी आपको, वही एक एक फिट की, सब सेम साइज मिलेगी। रीजन क्या है, वो हाइब्रिड। तो वहां पर आपको अगेन सोचना पड़ता है। एक और बड़ी चीज है, वो है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर। आप कभी भी जिंदगी में सब्जी मंडी जाइएगा, आपके घर जो सब्जी आती है उसको छोड़िएगा, बड़ी सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी के मेन गेट के बाहर जाके देखिएगा, आपको 10, 15, 20, 30, 50 ऐसी दुकानें मिलेगी जो पूरी की पूरी जहर से भरी हुई है। उनमें 100% जहर पाया जाता है, और किसान सब्जी बेच के जाता है, और जो पैसा मिलता है उससे वो जहर खरीद के लेके जाता है। आपको पता है वो जहर कहाँ जाता है? वो जहर उसी सब्जी में डलेगा जो कल मार्केट में दोबारा आएगी, और वापस कौन खाएगा उसको? हम और आप खा रहे होते हैं। ऐसी स्थिति है कि पेस्टिसाइड का लेवल, इंसेक्टिसाइड्स का लेवल और फर्टिलाइजर का लेवल जितना स्टैंडर्ड होना चाहिए, उससे कई कई गुना, सैकड़ों गुना जो है हमारे फल और सब्जियों में आ रहा होता है। हम चाहकर भी उससे बच नहीं सकते। अभी मार्केट में एक नया ट्रेंड आ रहा है ऑर्गेनिक का। क्यों आ रहा है? क्योंकि सबको पता है नुकसान करता है, बट ऑर्गेनिक अगेन वही बात आती है, ऑर्गेनिक का प्राइस एक रेगुलर सब्जी के किसी भी प्राइस से 3 गुना, 4 गुना और 5 गुना होता है, और वो देखने में उतनी अच्छी नहीं होती, ये समझ, और हर जगह अवेलेबल नहीं होती। एक और बड़ा कारण है कुकिंग मीडियम। कुकिंग मीडियम की अगर हम बात करें, आप जिस भी चीज में खाना बनाते हो, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। तो आपने ऐड बहुत देखा होगा, किसका? रिफाइंड ऑयल का। बट आप सोच के देखिएगा कि कोई भी डॉक्टर आपको कभी भी रिफाइंड खाने के लिए रिकमेंड नहीं करता, कोई भी सर्वे ये नहीं कहता कि आपको रिफाइंड खाना चाहिए, ठीक है ना। बट बेस्ट चीज क्या है जिसमें खाना बनाया जाए? पुराने जमाने से अगर आप बात करो तो सबसे अच्छा होता है देसी गाय का देसी घी। ध्यान रखिएगा, देसी गाय का देसी घी, ना कि गाय का घी, क्योंकि गाय के घी में बड़ा बवाल है। यूएस वगैरह ऐसे ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज हैं जहां पर होलिस्टन, जर्सी, पता नहीं कौन कौन सी गाय पाई जाती है। अगर हम उनको देखें तो वो गाय है ही नहीं, वो एक जंगली जानवर है। अब एक गाय अगर दिन में 50 लीटर दूध देती है, 40 लीटर दूध देती है, तो वो गाय नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ देसी गाय की, जो 8-10 किलो, 12 किलो, मैक्सिमम 10-12 किलो दूध देती है। वो गाय जो हिंदुस्तान में, जिसको गाय हमारी माताएं कहते हैं, देसी गाय, उस गाय का अगर घी है तो वो बेस्ट है। बट ये भी हमारे लिए अभी एक बड़ा कंसर्न बनता चला जा रहा है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, मिल्क इंडस्ट्री से। कुछ डाटा मैं आपको जरूर बताना चाहूँ। जितनी हिंदुस्तान में दूध की खपत है, उसका सिर्फ 1/3 यानी 1/3 ही हमारा प्रोडक्शन है। आप सोचो, अगर 100 लीटर दूध की डिमांड है तो हिंदुस्तान में सिर्फ 33 लीटर दूध का ही प्रोडक्शन होता है। बाकी जो दूध आप पी रहे होते हो, वो कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से डिफरेंट वे का दूध है, जो गाय और भैंस का दूध तो नहीं है। लोग बोलेंगे भेड़ का होगा, बकरी का, नहीं, उसमें बहुत सारे पेच है। बेस्ट दूध है गाय का दूध, बशर्ते कि वो गाय आपकी अपनी पालतू हो, और उस गाय को जो चारा आप चलाते हो, खिलाते हो, वो चारा भी आपके खेत में उगता हो। अभी पिछले दिनों मैं एक देख रहा था, पशु आहार से एक आइटम आता है जो जानवरों को खिलाया जाता है, और इसलिए खिलाया जाता है कि वो दूध ज्यादा दे। उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स मिला दिए जाते हैं कि ताकि जानवर दूध ज्यादा। अब वो हार्मोन्स जो जानवर ने खाए हैं, वो अल्टीमेट किसकी बॉडी में जाएंगे? जो दूध पिएगा। आदमी कई बार देखता है, आप टीवी पे भी ऐड देखते हो, सारा अमूल दूध पीता है, इंडिया सारा दूध पीता है, और दूध पी के बच्चे की ग्रोथ आती है। आप सोच के देखिएगा, दूध बेसिकली बना तो किसके लिए है? उस जानवर के बच्चे के लिए। गाय का बछड़ा या भैंस का पड्डा जो भी है, वो 2 से 3 साल में बड़ा मैच्योर हो जाता है, ठीक है ना।
और हम उसी दूध को अपने बच्चों को और हम खुद पीते हैं और पिलाते हैं, और फिर हम देखते हैं भाई ग्रोथ आ रही है। भाई ग्रोथ तो आएगी ना, क्योंकि उसके अंदर जो हार्मोन है वो जानवर के हार्मोन, ये समझिएगा बात को। बट वो अगर ओरिजिनल है तो भी आप पी रहे हो उसको, बात आती है कि उसमें भी जो फर्जीवाड़ा है। अगर सिर्फ 33% दूध का प्रोडक्शन है तो 67% दूध कहाँ से आता है? उसका एक नया नाम है सिंथेटिक दूध। आजकल मार्केट में और कई तरह के सोया मिल्क, फलाना मिल्क, ढेगड़ा मिल्क आते हैं, बट सिंथेटिक दूध क्या है? मैं इस इंडस्ट्री में हूं तो मैंने बहुत नजदीक से उन चीजों को देखा है। रिफाइंड ऑयल, यूरिया और इजी पाउडर। जिसके घर में एक भैंस नहीं है वो बाजार मार्केट में 10-10 क्विंटल दूध बेच देता है। सोच के देखिएगा, कहीं ना कहीं चाहे वो दूध डेयरी पे जाए, चाहे किसी प्लांट पे जाए, कहीं भी जाए, अल्टीमेट वो जाएगा आदमी के अंदर, क्योंकि वो बनाए इस काम के लिए गया है। तो हमें इस बात को समझना है कि हमें दूध जो मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, किस तरह का मिल रहा है। कुकिंग मीडियम अगर आपके पास गाय का देसी घी है तो बेस्ट है, नहीं है भैंस का घी भी चलेगा, और वो भी नहीं है सरसों का तेल अगर आपको ओरिजिनल मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। उससे नीचे अगर आप जाएंगे, ओलिव का जमाना है, ओलिव ऑयल क्योंकि उसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत हाई होता है तो उसमें फ्री रेडिकल्स डेवलप नहीं होते, वो आपके लिए अच्छा है। उससे आगे जाएंगे तो आपकी सेहत के लिए आप क्या करेंगे? नुकसान करेंगे। एक और बड़ी चीज है, किन बर्तनों में हमारा खाना बनता है। एक टाइम था, आज देखिए सेहत को बिगाड़ने में किसी एक चीज का रोल नहीं है, सेहत को बिगाड़ा हम खुद ने। एक टाइम था जब मिट्टी के बर्तन पे बड़े आराम से खाना बनता था, लेकिन धीरे धीरे आपने ऐड सुना, जब तक प्रेशर कुकर है घर में तो मेहमानों की क्या चिंता है। फिर लुकिंग का जमाना आया, शोशो का जमाना आया, एल्युमिनियम का बर्तन साफ जल्दी होता है, चमकता अच्छा है। एल्युमिनियम जैसी धातु के बर्तन आए, पहले लोहे के आए फिर एल्युमिनियम के आए। वो एक कच्ची धातु है, खाने के साथ मिक्स होती है और उसके बाद हमारे किडनी और लीवर को क्या करती है? खराब करती है। प्रेशर कुकर जब आया और लोगों ने खाना बनाना शुरू किया तो बड़े बुजुर्गों ने कहना शुरू किया कि इसमें जब खाना बनता है तो क्या होता है? तो बोले हमारे पेट में गैस बननी शुरू हो जाती है प्रेशर कुकर की सब्जी खा के। और जब हम बच्चे थे तो हम सोचते थे ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रेशर कुकर की सब्जी से गैस बन जाए। मैंने कहा इनका दिमाग खराब है। बट आज जब हम उस चीज को समझते हैं तो लॉजिक समझ में आता है कि प्रेशर कुकर में टेम्परेचर ज्यादा होता है और कोई भी चीज पकती नहीं है, गल जाती है, उस खाने का टेक्सचर जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो हमें ऐसे बर्तन चाहिए जो खुले हुए हों, जिनमें एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट ना हो, ठीक है ना, जो एल्युमिनियम के ना हो, ठीक है। तो इसका एक बेहतरीन तरीका है, अगर आपके बजट अलाउ करता है तो सोने के बर्तन जो है बहुत अच्छे होते हैं, गोल्ड के बर्तन बनाने के लिए भी और खाने के लिए। उसकी तासीर गर्म होती है, राजा महाराजा उनमें खाना खाया करते थे और बना भी करता। बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने की बात नहीं है, अगर आपका बजट है तो दैट्स गुड। सेकंड नंबर पे जो है सिल्वर के बर्तन जो होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। लेकिन आप धीरे धीरे अगर चीजों को समझेंगे तो लास्ट आज के टाइम पे समझेंगे तो समझ में आएगा, अगर अच्छी क्वालिटी का स्टील का बर्तन मिल जाए, क्वालिटी अगेन स्टील की भी अच्छी होनी चाहिए, तो वो बर्तन भी आपके लिए यूजफुल हो सकता है। जिसने आज आपको यहाँ पर बुलाया उनसे बात करिएगा, वो आपको वो भी जानकारी देंगे कि आप वो ऐसे स्टील के बर्तन जिनमें आप बिना तेल के भी खाना बना सकते। ये तो खाना और उसके बनाने की बात। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आदमी अपनी आदतों से खराब करता है सेहत को, वो क्या है? जैसे बचपन से ही आपको एक बच्चों को एक आदत डाली जाती है, नहा धो के तैयार होके स्कूल जाना है तो आखिरी काम क्या करता है वो? आखिरी काम होता है ब्रेकफास्ट का। और वेन बाहर घंटी बजा रही होती है, हॉर्न बजा रही है, भाई बच्चे की स्कूल बस आ गई है, तो हम क्या बोलते हैं? फटाफट खा ले, फटाफट खा ले। कई बार तो मैंने देखा है कि बच्चे के मुंह में पराठा है आधा और मम्मी के हाथ में आधा पराठा है, बच्चे को लेके जा रही है और जैसे वो बस में बिठाया आधा उसके मुंह में डाला और चल सी ऑफ हो गया। मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है। तो बचपन से उसने एक ही चीज सीखी है, ईट ऑन रन। देखिए खाना एक प्लेजर है, कम से कम एक बाइट को 40 बार चबाना चाहिए और खाने में कम से कम आपको 30-40 मिनट लगाना चाहिए। लोग बोलते हैं जी किसके लिए कमाते हो? खाने के लिए। नहीं भाई साहब, दिखाने के लिए कमाते हैं, खाने के लिए कौन कमा रहा है? सब दिखावे का खेल है, यही तो कहानी चलती है। कितने लोग हैं जो 40 मिनट आराम से बैठ के बिना मोबाइल को हाथ लगाए, बिना टीवी देखे और खाना खाते हैं? चेक योर सेल्फ। बचपन से हमने एक ही चीज सीखी है, भागते हुए खाना है, भागते हुए खाना है। फिर बड़ा हो गया, फिर कॉलेज जाना है तो भाग रहा है, फिर हॉस्टल में रह रहा है, क्लास में जाना है तो भाग रहा है। मतलब खाना उसके लिए क्या है? काम है। और घर में भी आप एक डायलॉग सुनोगे, महिलाएं जनरली यूज करती है, आप खाना खा लो ताकि मेरा काम निपट जाए। तो खाना क्या हो गया? एक काम हो गया। ये काम नहीं है, एक प्लेजर है। हमें हेल्दी रहना है तो खाने को समझना चाहिए। और जिस मानसिकता से खाना बनाया जाता है और जिस मानसिकता से खाना खाया जाता है, दोनों चीजों का बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप देखिएगा ना, आपके घर में एक नौकर है जो खाना बनाता है, आप होटल की रोटी खाओ, उससे सेहत कितनी अच्छी होगी।
और एक मम्मी के हाथ की रोटी खाओ। आप मम्मी के हाथ की रोटी खाओगे, माता जी के हाथ की रोटी खाओगे, तो डेफिनेटली एक चपाती फालतू खा के भी आप अच्छा फील करो। और क्या होता है, हमेशा एक एक्स्ट्रा खिलाई जाएगी आपको, क्योंकि वो माता जी है, उन्होंने बड़े प्यार से बनाई होती है। तो बनाने का इंटेंशन और खाते वक्त आपका अपना इंटेंशन, पेट भरने के लिए नहीं, शरीर को हेल्दी बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। एक और बड़ा कारण है, क्योंकि यूथ कितनी तेजी से कमाना चाहता है, तो आप खुद को भी चेक करिएगा, कहीं ना कहीं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आप मिस कर जाते हैं। और हमारी अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसको उस समय वो चीज चाहिए होती है। बट अगर आपने एक ब्रेकफास्ट, लंच किया तो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे आए। और उससे भी खतरनाक काम क्या होता है, जब आप ब्रेकफास्ट मिस करते हो तो उसकी जगह फिर आप समोसा और कचौरी खा लेते हो, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। एक तो खाली पेट थे, ऊपर से कचौरी और समोसा खा लिया। तो आप सोच के देखिएगा। एक बहुत बड़ी चीज है जिसको मैनेज करना आसान नहीं है, वो है स्ट्रेस। मैंने शुरू में भी बात की थी। और स्ट्रेस का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है, हर चीज में बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। बच्चा हो या बड़ा हो, हर आदमी को स्ट्रेस है। डॉक्टर को अगर कोई बीमारी समझ में नहीं आए किसी की, तो आखिरी बीमारी क्या होती है कि ये कोई ना कोई चिंता करता है और बता नहीं रहा है, इसको कोई ना कोई स्ट्रेस है। ये भी एक डायग्नोस है, बता देता हूँ। एक और बड़ा कारण है जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है, और वो है पोल्यूशन। कह तो हम देते हैं कि मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे दादाजी ऐसे थे, लेकिन सोच के देखिएगा, उनके जमाने में हवा बड़ी शुद्ध होती थी। और आप सारे लोग लकी और अनलकी कैसे भी लगाइएगा, अब से 2 साल पहले आपने भी एक बार शुद्ध हवा में श्वास लेके देखा है। क्योंकि जब लॉकडाउन लगे और सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, सारा ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, तो हम लोग भी हमने भी वो श्वास, शुद्ध हवा में श्वास लेके देखा है, सोच के देखिएगा। बट आज का पोल्यूशन का लेवल क्या है, यू कांट बिलीव। कितना ट्रैफिक है, कितना पोल्यूशन है। पोल्यूशन लेवल्स अगर पैरामीटर्स पे चेक करोगे, PM 2.5 कितना है, तो आदमी की हालत खराब हो जाती है। एक और बड़ा कारण है जो है लैक ऑफ एक्सरसाइज। आदमी के पास टाइम नहीं है। मैं तो ये नहीं कहता टाइम नहीं है, बट आदमी के पास बहाने बहुत है। किस चीज के लिए, कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पार्क नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास दोस्त नहीं है, कोई सुबह साथ घूमने वाला नहीं है। किसी दिन डॉक्टर ने कह दिया ना कि अगर घूमने नहीं जाएगा ना, तो 2-4 दिन में निपट जाएगा। जगह भी मिल जाएगी, पार्क भी मिल जाएगा, सड़क पे घूम लेगा, छत पे घूम लेगा, कहीं भी घूम लेगा, लेकिन घूम लेगा। तो मेरा सुझाव ये है कि ऐसी पोजीशन आने से पहले अपनी सेहत को कम से कम 1 घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को हमें देना चाहिए। एक और बड़ा कारण है, बहुत ही मेजर इशू आज की डेट में बना हुआ है, डिस्टर्ब स्लीप साइकिल। पहले का टाइम ऐसा था कि बंदा 8 बजे सो जाता था, 4 बजे उठ जाता था। धीरे धीरे टाइम बदला, टीवी आ गया, 10 बजे सो जाता था, 4 बजे उठ जाता था। आज की जनरेशन का हाल देखो आप, सुबह 4 बजे सोएंगे, 12 बजे उठेंगे। 10 बजे सो गए और सुबह 4 बजे उठेंगे, तो भगवान ने हमारा शरीर जो बनाया है वो इस तरह से डिजाइन किया है, सारे ग्रह इस तरह से चलते हैं कि हमारी जो बॉडी है अगले 6-7 घंटे में अपने आप के हर ऑर्गन को डिटॉक्सिफाई करती है और हर ऑर्गन को रिज्यूम करती है टाइम टू टाइम। लेकिन हमने वो टाइम ही नहीं दिया। उस समय तो हम जाग रहे थे और सोए कब, हम समझ रहे होते हैं कि पब्लिक उल्लू है, लेकिन एक टाइम के बाद हमें पता चलता है कि हमारे ऑर्गन्स की एफिशिएंसी लगातार कम हो रही है। और वो इसलिए हो रही है कि हमने उनको कभी रिज्यूम होने का, उनको डिटॉक्सिफाई होने का टाइम ही नहीं। भगवान ने रात अगर सोने के लिए बनाई है तो रात को सोना चाहिए, और 10 बजे, मैक्सिमम 11 बजे सो जाओ और सुबह 5 बजे उठ जाएगा। सूर्य उदय से पहले उठना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 12 बजे से पहले सोना। क्योंकि अगर आप 8 बजे तक सो रहे हो या 9 बजे तक सो रहे हो ना, तो आपका जो मल है, जो आपको मल त्याग सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए, वो नहीं किया। 150 से ज्यादा, एज पर ऑफ आयुर्वेद और योगा, 150 से ज्यादा बीमारियां उसकी वजह से आपकी बॉडी में बनती है। असर कब दिखाएगी वो मुझे नहीं पता है, बट बनती है। ज्यादा मात्रा में कैफीन का इंटेक लेना, चाय आजकल हमारे कल्चर में है। आप कोई भी आएगा आपके घर में ना, तो बिना कहे चाय बन के आ जाएगी, इसी को कल्चर कहते हैं। शुक्र है कुछ लोग अब पूछने लगे हैं जी मिठी लेंगे कि फीकी लेंगे, इस चक्कर में वो पूछ तो लेते हैं कि चाय पियोगे कि नहीं पियोगे। और अगर कोई चाय की पूछता नहीं है तो उसको भी बुरा माना जाता है, इसी को तो कल्चर कहते हैं। बट सच्चाई ये है कि आदमी को चाय जो है वो अंग्रेजों के ट्रेन है, जहां पर उनका बीपी लो हुआ करता था वो लोग चाय पीते हैं। हमारे यहाँ तो जिसका बीपी हाई है, सिर दर्द हो रहा है, वो भी चाय पी रहा है। तो हमें समझना है कि कैफीन की जो मात्रा है किसको लेनी चाहिए, एटलीस्ट हर आदमी के लिए नहीं है। ज्यादा मात्रा में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, आप सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो ना चाय पीते हैं, ना स्मोकिंग करते हैं, ना ड्रिंकिंग करते हैं, आप सारे अच्छे लोग हैं। बट मार्केट की हालत है बहुत खराब, समझ है इस बात को। और उससे भी खराब चीज है वो है मेडिकेशन, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई लेना। बट हमें ये समझना होता है कि डॉक्टर क्या है, मेडिकल क्या है, मेडिसिन क्या है और सप्लीमेंट क्या है। इन दोनों चीजों को डिफ्रेंशिएट करना भी हमें सीखना होता है। ये सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर को लगातार खराब। अपने आप से क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से कितनी चीजें ऐसी हैं जो मैं सही करता हूँ।
लेकिन अगर आप सारी 100% सही करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें होने वाली। मोरल ऑफ स्टोरी में 4 चीजों की बात करता हूँ। हेल्थ जो है वो भगवान की दी हुई है, लेकिन फिर भी उसको बनाए रखना और उसको कमाना पड़ता है। और इसका सीधा सा मतलब है 4 पैरामीटर हेल्थ के हैं। पहली चीज है डेली एक्सरसाइज, दूसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड, तीसरा है प्रॉपर रेस्ट, और चौथा है गुड न्यूट्रिशनल डाइट। रोजाना अगर आप 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज का मतलब मॉर्निंग वॉक पे जाना नहीं है। गोपी जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो एक बहुत अच्छी सी बात बोलते हैं, अगर आप मॉर्निंग वॉक पे गए और टहल के आ गए ना, तो आपने कुछ नहीं किया, आपकी मसल्स को मे भी शायद कुछ स्ट्रेंथन मिल जाए, बट एटलीस्ट इतनी जॉगिंग जरूर करें कि एक बार आपकी पल्स जो है ना वो 100 को टच करते हैं, तो मानिएगा कि आपने कुछ किया है। ठीक है। दूसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा अच्छा सोचो। हमारी जिंदगी में मीडिया की दखलंदाजी इतनी ज्यादा हो गई है, और मीडिया में नेगेटिव के अलावा कुछ चलता नहीं। लोग समाचार पढ़े बिना और समाचार देखे बिना नींद नहीं आती, और सारी रात फिर दिमाग में वही चीज घूमती रहती है। अच्छा पढ़ो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो। ठीक है। प्रॉपर रेस्ट, अगर आप 10 बजे सो जाते हो और सुबह 5 बजे बिना उठाए नींद आंख खुल जाती है, 5 बजे 4:30 बजे जो भी है, और उस समय आप घोड़े बेच के सोते हो, या सोचते सोचते सो गए कि उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से लंबी क्यों, तो नींद नहीं आएगी। जब आप ऐसी नींद सोते हो जिसमें घोड़े बेच के आप सो जाते हो, उसको बोलते हैं प्रॉपर। एक और इंपॉर्टेंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुड न्यूट्रिशनल डाइट। आज हम बात करेंगे आपसे कि गुड न्यूट्रिशनल डाइट क्या होती है, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। मैंने बहुत सारी बात की भी, आगे भी मैं बात करता हूँ। जितना भी खाना हम खाते हैं उस खाने में, जितना भी खाना हम खाते हैं उस खाने में कोई ना कोई न्यूट्रिशंस जरूर होता है। लेकिन एक मजेदार बात क्या है, हमारी बॉडी की जो एज पर ऑफ साइंस रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे के सारे जो फूड ग्रुप होते हैं वो किसी भी एक खाने में आपको नहीं मिलते हैं। इसलिए हमें डिफरेंट वैरायटी का फूड खाने की जरूरत होती है। अब बात करते हैं कि हमें सप्लीमेंट की जरूरत क्यों। इसीलिए जरूरत है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहेगा मन। जैसा हम आज खाएंगे वैसा हम कल रहेंगे। आज हम जो हैं, जो हमने कल खाया था, कल जो हम होंगे जो हम आज खाते हैं। तो अगर हम अपनी सेहत को अच्छा डिसाइड करके चले कि भविष्य अच्छा रहे, तो हमें आज के बारे में बहुत गहराई से आज जो है ढंग से खाना सीखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हेल्थ जो है वो डेली कंसर्न है। इसको ऐसा नहीं कि एक बार खराब हो जाए कोई बात नहीं है, अभी तो अच्छी है, कल सही कर लेंगे, कल सही नहीं होगी, आज से ही इसको सही करके रखना है। बीमार होने से बचे, बीमार होने के बाद आजकल कोई भी बीमारी जल्दी से रिकवर नहीं होती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जो न्यूट्रिशनल गैप होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें कम खानी चाहिए, हम ज्यादा खा जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो ज्यादा खानी चाहिए वो कम खाते हैं। उसको पूरा करने में सप्लीमेंट हमें सपोर्ट करते हैं। और आज के फ्यूचर के जो हेल्थ इश्यूज बनते हैं, क्योंकि आजकल बहुत महंगे महंगे हुए, अगर किसी को शक है कि बीमारियां सस्ती होती है, तो किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके देखिएगा, बिल इतने बड़े बड़े बनते हैं कि आदमी का सारा सिस्टम मिल जाता है। उन महंगे इश्यूज से, हेल्थ इश्यूज से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको सप्लीमेंट को समझना होगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाइएगा। मार्केट में आप हवा में सांस लेते हो, हवा में लाखों तरह के जर्म्स 24/7/365 डेज हवा में घूमते हैं। ठीक है ना। जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उसी को लपेट देते हैं। तो अपने इम्यूनिटी को अच्छा बनाए रखने के लिए, ताकि किसी भी चीज का इफेक्ट आपकी बॉडी पे ना हो, हमें सप्लीमेंट की जरूरत होती है। अब सप्लीमेंट में भी 2 क्वेश्चन आते हैं, कौन सा सप्लीमेंट हम लें, कौन सा सप्लीमेंट हम लें। जब बात आती है कौन सा सप्लीमेंट लें, तो अगेन मैं वापस लौट के जाता हूं मैं दूध की इंडस्ट्री के ऊपर। एक गाय का दूध था, एक भैंस का दूध था, एक सिंथेटिक दूध है। सिंथेटिक दूध पीने के लिए नहीं है, अगर उसको आप पी रहे हैं तो वो जहर है, पर गाय का दूध क्या है, वो अमृत है। सवाल ये कि दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज है जो हमारे शरीर के लिए अच्छी है और कौन सा ब्रांड है जो हमारे लिए अच्छा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है कि हमें कौन से ब्रांड का सप्लीमेंट लेना चाहिए। और उसमें दुनिया का जो नंबर 1 ब्रांड है वो है न्यूट्रीलाइट। वी आर वेरी फॉर्चून, हम बहुत लकी हैं, आप सब बहुत लकी हैं कि हम एक ऐसे ब्रांड के टच में हैं। जो लोग खेती से बिलोंग करते हैं वो समझ सकते हैं कि न्यूट्रीलाइट एक ऐसा ब्रांड है जो जमीन बीज से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक का इनका प्रोसेस खुद का है। ऐसा नहीं डब्बा किसी का है, ढक्कन किसी का है, माल किसी का है, ऐसा नहीं है, पूरा प्रोसेस खुद का है। ये सॉइल मैनेजमेंट करते हैं, अगर कोई खेती करता है तो उसको बात पता है। पहले एक फंडा काम करता था, अच्छे कीड़े खराब कीड़ों को खा जाते हैं। आपको पता है समाज का माहौल क्यों खराब हो रहा है, इसलिए खराब हो रहा है कि अच्छे लोग खराब लोगों को कुछ भी गड़बड़ करने से रोकते नहीं है, इसीलिए तो खराब होता है। सेम कंडीशन मार्केट में है।
और सेम कंडीशन हमारे खाने के प्रैक्टिसेस में है। सोयल पहले मैनेज की जाती थी, अच्छे कीड़े खराब कीड़ों को खा जाते। आज से 20-25 साल 30 साल पहले भैंस ने अगर रात को गोबर कर दिया और अगर आपने उसको नहीं हटाया तो सुबह तक कुछ जानवर ऐसे होते थे छोटे छोटे जो उस गोबर को खा के खाद में बदल देते थे। आज अगर गोबर भैंस कर देना तो स्थिति ये होती है उसमें सूख जाएगा और दीमक लग जाएगी। वो जानवर ही खत्म हो गए। किसने खत्म किए? हमने और आपने। किस तरीके से किए? पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं जब हम, आपने देखा है कभी कीमो, अगर भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े, बट जब किसी को कैंसर हो जाता है और उसको कीमो लगाया जाता है तो उस आदमी को बहुत दिक्कतें होती है। क्यों? क्योंकि कीमो जो होती है वो कैंसर सेल्स को मारने के लिए दिया जाता है, बट उसको ये आइडेंटिफाई नहीं है कि खराब सेल कौन सी है और अच्छी सेल कौन सी है। वो हर तरह की सेल को मारता है। तो जब पेस्टिसाइड का स्प्रे फसलों पे किया गया तो नतीजा ये हुआ कि जो अच्छे कीड़े थे वो भी क्या हो गए? खराब हो गए, वो खत्म हो गए। यहाँ पर न्यूट्रलाइट अपने फार्म हाउसेस के बीच में वो अलग से स्पेस छोड़ते हैं ताकि अच्छे कीड़ों को बड़ी तादाद में पाला जा सके। तो ये सोयल मैनेजमेंट करते हैं, चिपके केंचुए इस्तेमाल करते हैं, 10-10 मीटर की गहराई तक चले जाते हैं, ग्रीन क्रॉप्स उगाते हैं, क्रॉप मैनेजमेंट करते हैं, किस फसल के बाद कौन सी फसल बोनी चाहिए। एक टाइम था जब हम खेतों को खाली छोड़ते थे, उसको भदवाड़ बोलते थे। आज के डेट में किसान खेतों कभी खाली नहीं छोड़ता है, वो ज्यादा से ज्यादा उसका शोषण करता है। एक और बड़ा कारण है पेस्ट मैनेजमेंट। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो न्यूट्रलाइट जो देता है वो देता है 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग। इवन जो पानी भी यूज होता है वो ग्लेशियर वाटर इस्तेमाल होता है, ग्राउंड पानी का पानी इस्तेमाल नहीं करते। जितने भी फार्म हाउसेज हैं कंपनी के अपने हैं जहां पर इनको उगाया जाता है, और वो नो फ्लाइंग जोन है, वहां से किसी भी तरह की फ्लाइट को उड़ना अलाउ नहीं किया जाता है। आप और हम जैसे लोगों का वहां पर जाना वर्जित होता है। वहां पर अगर आप जाते हो तो आपको प्लास्टिक का सूट पहनने के बाद जाना पड़ता है ताकि किसी भी तरह का आप वहां पर पोल्यूशन ना फैलाएं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, जब वो पौधा अपनी मैच्योरिटी पे होता है तो उसको काटने के बाद तुरंत डिहाइड्रेट किया जाता है, क्योंकि अगर उसको गर्म लो, वो भी लो टेम्परेचर पे, और इसलिए उनके जो प्लांट लगे हुए हैं डिहाइड्रेशन के, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के बीच में लगे हुए हैं, उनके फार्म हाउसेस के बीच में लगे हुए हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये लोग जीएमपी यूज करते हैं। और दुनिया का 1934 से लेकर ऑलमोस्ट हमें 90 साल हो गए हैं। सोचो, अगर एक 90 साल पुराना ब्रांड है और दुनिया का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है, पूरी दुनिया में बिकता है। और आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ जो आपको बहुत ही प्राउड करने वाली बात है। मार्केट में आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पियो और सेम कोल्ड ड्रिंक आप किसी अदर कंट्री में जाके पियो, आपको टेस्ट में अंतर आएगा। आपको कुछ लोग सोचेंगे आपको क्या पता है। यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स बैठे हुए हैं जो दुनिया घूमते हैं, ठीक है ना, जो बहुत बार फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं। ऐसे ही जब आप किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हो तो स्टैंडर्ड अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग हो, बट न्यूट्रलाइट एक ऐसा ब्रांड है जिसका जो स्टैंडर्ड है वो ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं। आप अगर ये प्रोडक्ट यूएस में खरीदेंगे तो भी आपको सेम स्टैंडर्ड का मिलेगा, और अगर इंडिया में भी खरीदेंगे तो आपको सेम स्टैंडर्ड का मिलेगा। तो ये इसलिए मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है जिसका नाम है न्यूट्रलाइट। जब आपके हाथ में न्यूट्रलाइट होता है तो आपको ट्रस्ट जो है वो 100% होना चाहिए। बात करते हैं शरीर की जरूरत क्या है। तो अगर हम शरीर की जरूरतों को बात करें तो दो ग्रुप्स होते हैं, फूड ग्रुप मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो होते हैं जो आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए, और माइक्रो जो होते हैं वो आपको कम मात्रा में चाहिए। मैक्रो में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, ये सारी चीजें आती है। और माइक्रो में बात करें तो विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें आती है। वन बाय वन हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। तो जो सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है मैक्रो में, जो हमें सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए, उसको कहते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन के बारे में आप सारे लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, क्योंकि भाई हमारे पास न्यूट्रलाइट में लगभग 50 से ज्यादा प्रोडक्ट है, ठीक है। और जो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन कितना होना चाहिए बॉडी में? अगर आप किसी भी आदमी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि प्रोटीन हमारी बॉडी में करता क्या है, क्यों खाना चाहिए, क्यों जरूरी है, कमी होगी तो क्या होगा। प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 4 काम करता है हमारी बॉडी में। पहला इंपॉर्टेंट काम, ग्रोथ को सपोर्ट। दूसरा, एनर्जी और मेंटेनेंस को सपोर्ट। तीसरा, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बनाता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो क्या है, आपकी बॉडी में वाटर बैलेंस को सपोर्ट करने में प्रोटीन का रोल। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है बॉडी। हमारी जो बॉडी बनी है वो बनी है सिस्टम से, सिस्टम बने हैं ऑर्गन से, ऑर्गन बने टिश्यू से, और टिश्यू बने सेल्स से, कोशिकाओं से। तो शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो है कोशिका। आप सोचो कि आप जब एक मकान बनाते हो, मकान में आप ईंटें लगाते हो, और जब आप मार्केट में ईंट खरीदने जाते हो तो कौन सी ईंट लाते हो? 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की। जब हम मकान बनाते हैं तो उसमें हम 1 नंबर की ईंट लगाते हैं।
और हम ढूंढते हैं कि कोई ऐसा भट्टा मिल जाए जो तूड़ी की बजाय कोयले की ईंट मिल जाए। क्यों? मकान बना रहे हैं जिसमें हमें क्या करना है, आज हमारा कल किसी और का होगा, ठीक है ना। और वहां पर हम कोयले की ईंट ढूंढ रहे हैं और मीठे पानी की ईंट ढूंढ रहे हैं, खारे पानी की ईंट इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? बाद में खार छोड़ेगी। कच्ची ईंट नहीं लगाते हैं क्योंकि बिल्डिंग कमजोर हो जाए। वहां पर हम इतना केयरफुल होते हैं और जब सवाल हमारे शरीर का आता है तो हम इस बात को भूल जाते हैं। हमारे कोशिकाओं को बनाने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए उनको हम फाउंडेशन बोलते हैं, फाउंडेशन के। और अगर आपके शरीर में वो चीजें नहीं है जो आपके हेल्दी कोशिकाओं का निर्माण कर सके, तो आप ये निश्चित मानिएगा कि अगर कोशिकाएं हेल्दी नहीं होगी तो क्या होगा, टिश्यू हेल्दी नहीं, टिश्यू हेल्दी नहीं होंगे तो ऑर्गन हेल्दी नहीं होगा, ऑर्गन हेल्दी नहीं होगा तो सिस्टम हेल्दी नहीं होगा, और सिस्टम हेल्दी नहीं होगा तो आप हेल्दी नहीं। तो बेसिक है, हमारे कोशिकाओं के निर्माण में जो चीजें इस्तेमाल होती है, और उसमें जो पहला और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रोटीन। अब सवाल आता है कि प्रोटीन कितना होता है। हमारी बॉडी में जितना हमारा वेट होता है उसका ऑलमोस्ट 20% वेट जो प्रोटीन का होता है। अगर आपका वजन 70 किलो है तो उसमें 7 दूनी 14 किलो प्योर प्रोटीन है। अब इसकी बात आती है कि हमें कितना लेना चाहिए। प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, इसकी हमें पर डे की रिक्वायरमेंट होती है और हमें रोज लेना चाहिए। अगर कोई आदमी हेल्दी है तो उसको अपने आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। अभी यहाँ पर जो नई रिसर्च है उसमें यह 0.8 ग्राम से भी आप ले सकते हो। रवि जी कृपया स्क्रीन पे ना लिखें, आप, आपके पास पेन है, आपके पास डायरी है, जितनी चीजें बताई जा रही है अगर आप पेन और डायरी के ऊपर लिखेंगे ना तो आपको हमेशा याद रखेगा। और स्क्रीन पे अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो वो तो लोग देख रहे हो, ठीक है। तो बात आ रही थी कि अगर हम प्रोटीन की बात कर रहे थे तो हमें 0.8 से लेके 1 ग्राम पर किलोग्राम आइडियल बॉडी वेट। आपका वजन अगर 100 किलो है तो 100 ग्राम नहीं, आपका वजन आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए उसके हिसाब से पर ग्राम प्रोटीन जो है आपको खाना चाहिए। एक एवरेज अगर हम मान ले किसी का वजन 70 किलो है तो उसको 60 से 70 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। एवरेज आदमी जो होता है, जो प्योर वेजिटेरियन है, वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर अगर तीनों टाइम पे करता है तो भी वो 30 से 35 ग्राम ज्यादा प्रोटीन नहीं खा पाता। और जो 60-65 ग्राम खाना चाहिए और 30 ग्राम खा रहा है, तो जो 30 से 35 ग्राम का जो गैप है, ये गैप उसको पहले दिन दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, 2 नई बाइक खरीदो, दोनों के इंजन में अगर 1-1 लीटर ऑयल डलता है, दोनों सेम ब्रांड की है, दोनों में एक में 1 लीटर डालो, एक में आधा लीटर डालो, और दोनों को चलाओ, सेम स्पीड पे चलाओ, सेम पेट्रोल डाल के चलाओ, आपको क्या लगता है दोनों गाड़ियों का इंजन बराबर चलेगा? नहीं चलेगा। एक गाड़ी का इंजन अगर 1 लाख चल रहा है तो दूसरी गाड़ी का इंजन हो सकता है वो 30,000 या 40,000 पे खत्म हो जाए, क्योंकि उसमें जो ऑयल है वो आधा है। ऐसे ही हमारे प्रोटीन का जो टैंक है, अगर मेरे को 70 ग्राम प्रोटीन खाने की जरूरत है और अगर मैं 35 ग्राम खाता हूं तो इंजन चल तो रहा है, लेकिन वो किस दिन बोल जाएगा और किस दिन वो इंजन बैठ जाएगा पता नहीं चलता है। आप देखिएगा बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे जो आपको कई दिनों बाद मिलेगा, अचानक से बीमार हुआ और ऐसा लगता है इसकी एज 10 साल बढ़ गई है, बिल्कुल ढलान पे आ गई है जिंदगी अचानक से। क्यों? क्योंकि उसने प्रोटीन की पूर्ति नहीं की। और इम्यूनिटी कमजोर रहेगी तो बीमार होने के चांस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो प्रोटीन हमें लेना चाहिए। अब बात आती है प्रोटीन, तो बोले लोग आप गेहूं भी खाते हो, रोटी खाते हो, दूध पीते हो तो प्रोटीन मिल ही जाता है। प्रोटीन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत कंफ्यूजन है लोगों को कि अगर मैंने एक रोटी खा ली है तो प्रोटीन की पूर्ति हो जाएगी। मैं एक बार एक डॉक्टर के पास बैठा था, बच्चा उसको दिखाने के लिए आया, बोला जी रोटी खाता है? बोला जी खाता है। बोला ठीक है, रोटी खा रहा तो उसको कुछ खाने की जरूरत नहीं है। और मैं सोच रहा था ये क्या कमाल की चीज है। पर समझिएगा, प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। जैसे अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, 5 वोवल्स और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर उस पूरे 26 में से 5 को निकाल दिया जाए, AEIOU, आप सोच के देखो, अंग्रेजी की डिक्शनरी खत्म हो जाएगी या बचेगी? ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। आप जिंदगी में जो भी चीज चाहते हो एक बार सोच के देखो, क्या उसमें उसकी स्पेलिंग में से AEIOU को निकाल दिया जाए तो बचता क्या है? GOD गोड, ओ को हटा दो, फैमिली में से भी हटा दो, A और I को और E को हटा दो, कार चाहिए तो A को हटा दो, पैसा मनी चाहिए तो O और E को हटा दो, वाइफ चिल्ड्रन कुछ भी सोचो। इसका मतलब क्या है? बिना वोवल्स के अंग्रेजी संभव नहीं है। ऐसे ही हमारा प्रोटीन होता है। प्रोटीन में 13 नॉन एसेंशियल और 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। प्रोटीन का जो सबसे बड़ा खेल है वो 2 ही खेल है। पहली चीज प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है 9 एसेंशियल।
अगर कोई भी प्रोटीन आप खाते हो और उसमें 9 एसेंशियल नहीं है, वो प्रोटीन आपके लिए बेकार है। इसीलिए आप देखिएगा सबसे अच्छा सोर्स दालों को माना गया है, और दालों के बारे में कहते हैं कि आदमी को हमेशा मिक्स दाल खानी चाहिए, क्योंकि हर दाल में कोई ना कोई अमीनो एसिड्स होता है, और अगर आप मिक्स दाल खाएंगे तो आपको संभावना बन जाती है कि आपको ज्यादातर एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल पाए। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि एक आदमी के घर में वो बोलता है मैं रोज दाल खाता हूँ। भाई साहब खाते हो अच्छी बात है, पर दाल बनती कितनी है? बोला जी बहुत सारी बनती है। कितनी बनती है? बोला पतीला भर के बनती है। बोला, मैंने कहा पतीले से मतलब नहीं है। आजकल दाल में कल्चर ये ऐसा है कि दाल में दाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को खिचड़ी पसंद नहीं है, दाल का पानी लोग पी रहे होते हैं। तो हमें समझना है एक बार में अगर 4-6 लोग परिवार में है तो 100 ग्राम दाल बनती है, और दाल में जो प्रोटीन होता है वो 4 ग्राम से लेकर 19 ग्राम होता है एवरेज। तो अगर मैं 10 ग्राम भी मान लूं 100 ग्राम दाल में प्रोटीन है, तो सोच के देखियो, आपने बोले 4 आदमियों ने खाया तो आपके हिस्से में 2.5 ग्राम आता है। हम चौड़े तो हो सकते हैं कि मैंने प्रोटीन खाया, पर खाया तो 2.5 ग्राम ही है। दूध पिया है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उस दूध में क्या है। हाँ, अगर आपके घर की गाय है, घर की भैंस है, तो आप सोच सकते हो, बट उसमें भी सवाल आता है कितना, कि आपने 2 लीटर दूध पिया है प्योर भैंस का। अगर 2 लीटर दूध प्योर भैंस का पियेंगे तो आपका वजन भी फिर 70 किलो नहीं, फिर वजन जो है 100 किलो होने की संभावना पूरी पूरी है। समझिएगा बात को। तो इंपॉर्टेंट चीज है 9 एसेंशियल, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है उसकी डाइजेशन। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हमें क्या है, उस 30 ग्राम को अगर हम करना चाहते हैं 60 ग्राम, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि जो भी हम खाते हैं ना उसको डबल कर दो। लेकिन दिक्कत क्या है कि उसको अगर डबल कर दिया तो हमारा जो वजन आज मान लो भगवान के दया से अगर आपका 70 किलो है, रवि जी प्लीज हाथ को कंट्रोल कर। आज वजन अगर हमारा 70 किलो है तो आने वाले टाइम में वजन 70 किलो को 100 किलो होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, अगर खाने को डबल कर दिया। तो हमें एक स्मार्ट चॉइस चाहिए, एक ऐसी चॉइस चाहिए जो हमारे खाने की क्वांटिटी को ना बढ़ाए लेकिन क्वालिटी को बढ़ा दे। और उसके लिए बेस्ट जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है होल प्लांट प्रोटीन बाय न्यूट्रीलाइट। इसकी खास बात क्या है? इसके 10 ग्राम में 8 ग्राम प्योर प्रोटीन। अगर आप अपने खाने में 3 चम्मच प्रोटीन ऐड कर लें तो फायदा क्या होगा, आपकी पर डे की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। इसमें सभी 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों का हीमोग्लोबिन कम होता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है और आप आयरन की टेबलेट खा रहे हो और फिर भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, तो इस बात को समझिएगा कि हीमोग्लोबिन जो है उसके 2 पार्ट है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम जो है वो आयरन है, लेकिन ग्लोबन जो है ना, वो ग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है। और हमारी बॉडी में 9 एसेंशियल और 13 नॉन एसेंशियल मिल के लाखों तरह के प्रोटीन बनाते हैं। कोई एक नहीं, लाखों तरह के। जैसे अंग्रेजी में शब्द है डिक्शनरी में, ऐसे ही हमारी बॉडी में लाखों तरह के प्रोटीन बनते हैं। हर प्रोटीन का अपना एक यूज होता है। कोई प्रोटीन है जो आपकी आंखों के लिए अच्छा होता है, कोई प्रोटीन होता है जो आपके लंग्स के लिए अच्छा होता है, कोई प्रोटीन होता है जो आपके ब्लड के लिए जरूरी है। हर प्रोटीन का एक अलग टाइप। अगर आपकी बॉडी में वो 9 एसेंशियल हैं तो ही वो लाखों तरह के प्रोटीन बनते हैं, और तो ही आप हेल्दी रह पाते। तो इस बात की इंपॉर्टेंस ये है। इसके अंदर सभी 9 एसेंशियल प्रोटीन पाउडर पाए जाते, एमिनो एसिड्स मिलते हैं। इसका पीडीकास जो होता है ना वो 1 होता है। ये WHO का पैरामीटर होता है। ये क्या कहता है? जिसका पीडीकास 0 होता है वो नॉन डाइजेस्टेबल होता है, और जिसका पीडीकास 1 होता है वो 100% डाइजेस्टेबल। इसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो 98% है। अगर 100 लोग इसको खाते हैं तो 98% लोगों में ये 100% डाइजेस्ट होता है। तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। पहली चीज, इसमें सभी 9 एसेंशियल पाए जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसका पीडीकास 1 है तो ये 100% डाइजेस्टेबल है एज पर ऑफ RDA। ठीक है ना? और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, शुगर फ्री है, तो शुगर पेशेंट खा सकता है। और चूंकि शुगर का लेवल, शुगर है ही नहीं इसके अंदर, तो इसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी इसमें क्या होता है, कम होता है। कौन ले सकता है? 5 साल से ऊपर। स्क्रीन पे अभी आपको 12 साल दिखाई दे रहा है, बट अभी जो नया प्रोटीन ऑल प्लांट प्रोटीन है उसको 5 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा ले सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कितना लेना चाहिए? एज पर योर बॉडी रिक्वायरमेंट। ग्रोइंग चिल्ड्रंस है, हाइट कम है, प्रोटीन पाउडर खाते हैं, हाइट बढ़ती है, सबकी बढ़ती है। आज तक हमने देखा जितने भी सफल एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन सबके बच्चों की एवरेज हाइट उनके पेरेंट्स से ज्यादा है। ये स्थितियां हैं जिन्होंने खाया है। ठीक है? उनके लिए 1.2 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट है, और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए 1.5 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। तो इस तरीके से एक खाना होता है। किसके साथ खा सकते हैं? आप चाय और पानी 2 चीजों को अगर छोड़ दें तो किसी भी चीज में मिला के इसको खाया जा सकता है। ये सुबह खाना चाहिए कि शाम को खाना चाहिए? जितनी बार आप खाना खाते हो हर बार खाने में मिला के खाना चाहिए।
क्या मैं खाली पेट ले सकता हूँ? ले सकते हो, लेकिन फाका नहीं मारना है, किसी चीज में मिला के लेना होता है। आप दूध में मिला के ले सकते हो, छाछ में मिला के ले सकते हो, जूस में मिला के ले सकते हो, लस्सी में मिला के ले सकते हो, सब्जी में मिला के खा सकते हो, और लास्ट अगर कुछ भी नहीं तो आटे में मिला के भी इसको खाया जा सकता है। तो दिस इज द प्रोटीन जो सबके लिए है, हर आदमी से खा सकता है। और कोई भी बोलता है जिसके रिजल्ट क्या है, आप 7 दिन में 3 चम्मच खा के देखिएगा, आपको अंदर से फील आएगा घोड़े की सी ताकत आती है। ये इंपॉर्टेंट चीज। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है? वो है मल्टीविटामिन। आप जो खाना, आप और हम जो खाना खाते हैं, वो खाना जो है एनर्जी में जो कन्वर्ट होता है, उसके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है जिसको डाइजेशन बोलते हैं। उस केमिकल रिएक्शन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और बढ़िया तरीके से बनाए रखने के लिए हमें जरूरत होती है विटामिन और मिनरल्स। खाना जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और एक कहावत है, विटामिन की कमी से आदमी बीमार भी हो सकता है, लेकिन मिनरल्स की कमी से आदमी मर भी सकता है। जब आदमी बीमार होता है और डॉक्टर के पास जाता है तो वो ये नहीं पूछता कि रोटी बढ़ा दो, वो क्या कहता है? थोड़ा फ्रूट्स और सब्जियां, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स बढ़ा दो। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि हमें जितने भी विटामिन मिलते हैं वो ज्यादातर फ्रूट और वेजिटेबल्स से मिलते हैं, इसलिए बढ़ाया जाता है। टोटल एज पर ऑफ आरडी अगर हम बात करें, रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो गवर्नमेंट का मेडिकल साइंस का चलता है, उसके हिसाब से हमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स पर डे रिक्वायरमेंट होती है। और उसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस जो है, अगर आप चाहो कि फल और सब्जियों से मैं अपनी पर डे की विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति कर लूं, आप कर सकते हो। लेकिन वो कितना खाना पड़ेगा? एज पर ऑफ एक मशहूर डाइटिशियन हुए डॉक्टर गार्गी, उन्होंने बताया कि आपको कम से कम 3.25 किलो 8 अलग अलग कलर के फल और सब्जियां अगर आप रोज खाते हो तो अपनी विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति कर सकते हो। आप सोच के देखो, पहली चीज तो 8 अलग अलग कलर के फ्रूट और वेजिटेबल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है 3.25 किलो, 2 किलो 750 ग्राम। एक आदमी क्या खा सकता है? आदमी तो नहीं खा सकता, और ये मैं कहूंगा नहीं कि ढोर खा सकता है, ढोर तो 10 किलो भी खा सकता है। समझिएगा बात को। हाँ, कुछ लोग हैं, हिस्ट्री में ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने 2.5 किलो जिनकी डाइट रही है, बट वो इंसान आम आदमी नहीं है, वो बहुत ही खास लोग होते हैं। ठीक है। और रोज 2.5 किलो 3.25 किलो खाना, और उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, और कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, और उसकी क्वालिटी का कंसर्न। उसके लिए बहुत ही स्मार्ट चॉइस जो बनी ना, उसका नाम है न्यूट्रिएंट डे। बहुत ही स्मार्ट चॉइस है। इसके अंदर वो सभी 13 विटामिन और 11 मिनरल्स जो एक आदमी की पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, वो आदमी एक टैबलेट से क्या कर सकता है? उसको पूरा कर सकता है। न्यूट्रिलाइट की एक और खास बात होती है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव नहीं पाया जाता। इसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो भी न्यूट्रल लो कोटिंग होती है, जो पेटेंटेड है, जो इसकी जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है उसको क्या करती है? लगातार बांध के रखती है, उसको डिक्रीज नहीं होने देती। और इसको कौन ले सकता है? वो 12 साल से ऊपर का कोई भी आदमी, लेडीज, मेल और फीमेल, सबके लिए है ये। मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर सबके लिए है। सबके लिए बना है ये कि कोई भी आदमी इसको ले सकता है। कब ले सकता है? खाना खाने के बाद। खाना के साथ बोलिएगा, खाने के साथ ले सकता है। कितना लेना होता है? एक टैबलेट पर डे। बात आती है कॉस्टिंग की। अगर आप 3.25 किलो फ्रूट और वेजिटेबल लेना चाहो, और जिसमें आप ये सोच रहे हो कि मैं 250 ग्राम टमाटर ले लूं, तो हो गया 50 रुपए के तो टमाटर ही हो गए, बाकी के तो रेट बाद में लगाइएगा। ठीक है। यहाँ पर न्यूट्रिलाइट डेली की जब हम बात करते हैं तो एक टैबलेट का जो प्राइस है वो मात्र 20 रुपए पड़ता है। सिर्फ 20 रुपए एमआरपी का प्राइस है, बाकी तो आप डिस्काउंट की बात बाद में करिएगा। ऐसे जब हम प्रोटीन के प्राइस की बात करते हैं तो वहां भी समझ लीजिएगा, 1 किलो प्रोटीन लगभग 4300 रुपए एमआरपी पे आता है, जिसमें 800 ग्राम प्योर प्रोटीन है, जिसकी डाइजेस्टिबिलिटी 98% है, जिसको मैं 100 मान लूं तो इसका मतलब एक डब्बा अगर आपने खाया है तो पूरा 800 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में लगा है। तो पर ग्राम प्रोटीन एमआरपी पे हमें कितना पड़ता है? लगभग 5 रुपए, 5.25 रुपए। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर होते हो तो 37 रुपए की बिलिंग होती है, और उसके बाद आपको कुछ कैशबैक आ जाता है, तो ऑलमोस्ट आपको 4-4.25 रुपए पर ग्राम पड़ता है। मेरी गारंटी है, मार्केट जाइएगा, पहले तो ऐसा प्रोटीन ढूंढिएगा जो उसमें शुगर ना हो, जिसका पीडीकास 1 हो, ठीक है ना, जिसमें 9 एसेंशियल हो, जो कोलेस्ट्रॉल फ्री हो, जिसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव ना हो। और उसके बाद पर ग्राम प्रोटीन की कीमत निकालिए। जब आप पर ग्राम प्रोटीन की कीमत कैलकुलेट करना सीख जाएंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, न्यूट्रिलाइट का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। दिस इज द बेस्ट, इसका कोई तोड़ है ही नहीं।
तो नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं कि कोशिकाओं को बनाने में विटामिन और मिनरल्स का बड़ा रोल होता है। जब हमारी सेल मेम्ब्रेन्स बनती है तो इसमें विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है, विटामिन बी के विटामिन का बहुत बड़ा रोल होता है उन कोशिकाओं को बनाने, ठीक है ना। मिनरल्स की जब मैं बात कर रहा था कि मिनरल्स की कमी से आदमी बीमार भी हो सकता है। आज के डेट में जितने भी हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, आजकल हार्मोन डिसबैलेंस की बहुत बड़ी समस्या है। हार्मोन्स की जो प्रॉब्लम्स है, देखिए अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो कोई बीमारी नहीं है, वो हार्मोन की प्रॉब्लम है। अगर आपको डायबिटीज है तो वो भी कोई बीमारी नहीं है, वो भी हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। और ऐसी सैकड़ों तरह की बीमारियां होती है जो हार्मोन्स की वजह से होती है। हमें समझना ये है कि हार्मोन्स का रोल क्या है। हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी में बनते हैं बिकॉज ऑफ मिनरल्स। अगर मिनरल्स की कोई भी कमी होगी तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगा, और अगर वो प्रॉपर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ पंगा आपके साथ लगा रहे। विटामिन्स क्या करते हैं, खाने को डाइजेस्ट करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। बट मिनरल्स की कमी से आदमी मर क्यों सकता है, क्योंकि हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। इसलिए न्यूट्रिएंट डेली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, ये समझ लीजिएगा। और 20 रुपए पर डे, इतने का तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा, ये समझते हैं। और लोग बोलते हैं जी मैंने तो हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। भाई साहब, बीमार होके हॉस्पिटल जाना, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी फैमिली डिस्टर्बेंस और बीमार होना, उससे अच्छा है कि न्यूट्रिएंट डेली खा लिया जाए और स्वस्थ रहा जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हमारी कोशिकाओं के निर्माण में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो है एसेंशियल फैट, ठीक है ना। और जब हम एसेंशियल फैट की बात करते हैं तो फैट देखिए हमेशा बुरा नहीं होता, फैट अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। बुरा फैट वो होता है जो हम ज्यादा मात्रा में खा रहते हैं, जैसे आप तेल खा रहे हो, रिफाइंड ऑयल खा रहे हो, उसका जो फैट है वो बुरा फैट है। बट अगर आप एक ऐसा फैट खा रहे हो जो एसेंशियल फैट में आता है, एसेंशियल फैट में भी दो चीजें हैं, ओमेगा 6 है, ओमेगा 3 है, जिनका एक पर्टिकुलर रेशियो होता है जो हमें खाना चाहिए। अगर आप 1 ग्राम ओमेगा 3 खाते हो और 5 से 7 ग्राम ओमेगा 6 खाते हो तो आपके हेल्दी रहने के चांस बहुत ज्यादा है। बट ये रेशियो अगर आप टेस्टिंग कराएंगे तो जनरली आज का जो सर्वे है वो है 1 ग्राम बनिस्पत 50 से 70 ग्राम। बट ओमेगा 6 जो है वो 50 से 70 ग्राम आ रहा है। इसलिए हम क्या हो जाते हैं, हम हार्ट पेशेंट हो जाते हैं, हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, बहुत सारी पंगे पड़ते हैं। ओमेगा 3 में क्या होता है, इसके 3 चीजें होती है, ALA, EPA और DHA। DHA क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारी कोशिकाओं के निर्माण में तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमारे ब्रेन का 60% पार्ट जो होता है वो DHA से बना होता है। आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। और ओमेगा 3 जो आप देख रहे हो, सैल्मन ओमेगा 3, इसमें DHA जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लोग बोलते हैं बादाम खाने से अकल आती है, आती है। वैसे अकल तो ठोकर खाने से आती है, बादाम खाने से नहीं आती। बट क्या होता है, बादाम जो आप खाते हो, ड्राई फ्रूट्स, अखरोट जो आप खाते हो, उसमें ALA होता है। ALA हमारी बॉडी में जाने के बाद, सिंथेसाइज होने के बाद वो क्या बनता है, वो EPA में कन्वर्ट होता है, फिर DHA में कन्वर्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने 100 ग्राम बादाम खाया तो हो सकता है 1 ग्राम DHA आपको मिल जाए। तो उस हिसाब से अकल को बढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, इतने में बादाम जो है आदमी खाने छोड़ देता है। तो यहाँ पर स्थिति क्या है, आपको डायरेक्ट फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, और वो भी ऑर्गेनिक फॉर्म में आपको क्या मिलता है, सैल्मन ओमेगा 3 मिलता है। इसका किस किस चीज पे इफेक्ट आएगा, ओमेगा, न्यूट्रिएंट डेली और प्रोटीन का, हर उस चीज पे आपकी बॉडी पे इफेक्ट आएगा जहां पर कोशिकाएं हैं। अब आप बॉडी का ऐसा कोई हिस्सा बताओ जिसमें कोशिकाएं नहीं है, ऐसा कोई हिस्सा नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी का हर हिस्सा चमकदार बन जाए, आपके चेहरे पे ग्लो आ जाए, आपका हार्ट अच्छा काम करता रहे, और नहीं तो जनरली एक क्वेश्चन पूछा हो जाता है कि कितने लोग हैं जो अपने दिल से प्यार करते हैं, अपने दिल से, तो लोगों का जवाब नहीं सूझता है, क्यों, कभी देखा ही नहीं। कभी देखा है कि दिल कैसा होता है? जिस दिन आप अपना दिल देख लेंगे उस दिन देखने लायक नहीं बचेंगे। ये तो स्थिति होती है कि दिल को बाहर निकाल के देखना पॉसिबल नहीं है। आप सोचो जो 24/7 365 डेज, 365.25 डेज लगातार जो चलता रहता है, क्या हमने कभी उसकी केयर की है? नहीं की ना। इसलिए कहते हैं कि जो भर करे अपने बीवी बच्चों से प्यार और अपने दिल से करे प्यार, वो कैसे करे ओमेगा 3 से इनकार। तो अगर आप सच में अपने दिल से प्यार करते हो, इसकी केयर करना चाहते हो, तो ये इकलौता सोर्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, सैल्मन ओमेगा 3। ये सैल्मन फिश से निकाला जाता है। कई लोग बोलते हैं जी ये नॉन वेज है कि वेज है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, अगर 4 लोगों को किसी टापू पे छोड़ दिया जाए और जब जीवन और मरण का सवाल हो जाए तो आदमी आदमी को मार के खा जाता है, ठीक है ना।
ये समझने की बात है। बट यहाँ पर ये मछली का दूध नहीं है, मछली का तेल है। बट एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पिछले दिनों सुनी थी एमवे की किसी मीटिंग में, कि इनको जिंदा मछलियों से निकाला जाता, मार के नहीं निकाला जाता। तो ये सैल्मन ओमेगा 3 आपके हार्ट के लिए, आपकी आर्टरीज के लिए, आपकी नसों के लिए, आपकी बॉडी के लिए और आपकी कोशिकाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कितना लेना चाहिए? 1 से 3 सॉफ्ट जेल खाना खाने के बाद। अगर आप, एक सर्वे है, अगर महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान ओमेगा 3 का सेवन लगातार करती है तो पैदा होने वाले बच्चे का ब्रेन 14 गुना ज्यादा शार्प होता है। अगर आप उस फेज से बाहर आ गए हैं तो बच्चों को खिलाएं, और उससे भी बाहर आ गए तो खुद खाएं, ताकि बुढ़ापे में आपका और हमारा दिमाग क्या रहे, सही बना रहे। पार्किंसन जैसी डिजीज जो हो जाती है उनसे अगर आप बचे रहना चाहते हो तो ओमेगा डेली और प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अगर एक चीज सोचेगा, फाउंडेशन सही है तो बाकी चीजों को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अगर फाउंडेशन ही गड़बड़ हो जाए तो उस मकान का कोई धनी धोरी नहीं है। आप देखिएगा छत पे पानी भर जाता है, आदमी ज्यादा चिंता नहीं करता, लेकिन जब नींव में पानी जाता है, अगर नींव में पानी जाता है तो मकान के गिरने के चांस हो जाते हैं। बारिश कितनी भी होती रहे और बारिश होके बरस के निकल जाए पानी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मकान के चारों तरफ पानी भर जाता है और वो पानी जब नींव में जाता है तो दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मकान के गिरने के चांस हो जाते हैं। सेम सिचुएशन ये है, अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा बनाए रखना चाहते हो तो ऑल प्लांट प्रोटीन, न्यूट्रिलाइट डेली और न्यूट्रिलाइट सैल्मन ओमेगा 3 अगर ये आपके किचन का हिस्सा बन जाते हैं और आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं, आप रोजाना इनको इस्तेमाल करते हो, तो आप अपनी सेहत को बढ़िया बना के रख सकते हो। मेरा अपना एक्सपीरियंस एक और चीज कहता है, जब हम यंग हैं और हमारा दिमाग काम करता है तो हमें 2 चीजों को जरूर समझना चाहिए। पहली चीज, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिलाइट। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंस ऑफ डेली एक्सरसाइज। और अगर इन दोनों चीजों को हम जीवन में लगातार बांध लें, गांठ बांध लें कि ये दोनों चीजें जरूरी है, तो भगवान की दया से बहुत ज्यादा संभावना ये है कि आप हर तरह की बीमारी से बचे रह सकते हैं। और फिर भी अगर कोई बीमारी हो जाती है तो आपके पास उससे लड़ने की क्षमता है, आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। और फिर भी अगर कोई बीमारी हो जाती है तो भी आपके पास क्वालिटी ऑफ लाइफ बचेगा। क्यों? क्योंकि आपने न्यूट्रिलाइट को समझा है, आप उसको इस्तेमाल करते हो, आपने हेल्थ केयर को समझा है, आप उसके बारे में जानकारी रखते हो। ये सारी चीजें आपके लिए काम करती है। हमारे पास प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, आगे के किसी सेशन में बाकी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। हमारे पास बच्चों का बहुत अच्छा सेगमेंट है। मैं कहता हूं अगर आप अपने लिए समझ लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बच्चों के लिए जरूर समझे चीजों को। बच्चों के लिए फाउंडेशन के प्रोडक्ट हमारे पास चॉकलेट ड्रिंक आता है, किड्स चॉकलेट ड्रिंक के नाम से आता है, ठीक है ना। आप 2 साल, 2.5 साल, 1 साल के बच्चे को भी उसको बड़े आराम से दे सकते हो। कई लोग बोलते हैं जी मैं बच्चे को कैसे दूं, बच्चे को तो मैं बिना डॉक्टर से पूछे कुछ नहीं दूंगा। अभी मैं किसी दिन जा रहा था, मुश्किल से 2 साल का बच्चा होगा, उसके एक हाथ में चिप्स का रैपर था, पैक चिप्स, और दूसरे हाथ में एक फिज आती है। किसी की बुराई करना मेरा काम नहीं है, बट फिज नाम की एक बोतल आती है ड्रिंक पीने की, वो उसके हाथ में, एक हाथ से चिप्स खा रहा है, दूसरे हाथ से ऊपर से फिज पी रहा है। और उससे 2 दिन पहले अखबार में न्यूज छपी हुई थी कि 18 साल से कम के बच्चे को फिज नहीं पीनी चाहिए। उसी पेरेंट्स को जब हम ये समझाते हैं कि आपके बच्चे को किड्स च्यूएबल की जरूरत है, बोला मैं डॉक्टर से पूछूंगा। उससे तो मैंने पूछ ही लिया फिर खड़े खड़े। मैं कहा जी आपको क्या लगता है, ये डॉक्टर रिकमेंड करता है आपके बच्चे को फिज पीनी चाहिए? अरे जी मानता ही नहीं है। अरे वो बच्चा है, उसको समझ नहीं है, उसको समझाना और मनाना हमारा काम है, और नहीं माने तो एक थप्पड़ मार के समझाना भी हमारा काम है। उसको अपना भविष्य नहीं समझ में आ रहा है कि अगर वो फिज पिएगा तो कल क्या होने वाला है उसके साथ। इंपॉर्टेंट बात है ये। तो ऐसे हमारे पास चॉकलेट ड्रिंक आता है, देन हमारे पास किड्स च्यूएबल मल्टीविटामिन आता है बच्चों के लिए। अभी यमी जो है आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। तो फाउंडेशन के प्रोडक्ट बच्चों के लिए भी आते हैं, उनको भी आप समझिएगा, ताकि हम अगर बच्चों को सेहत अच्छी रखेंगे तो आने वाले टाइम में क्या होगा, हिंदुस्तान तरक्की करेगा। क्यों? हम हेल्दी रहेंगे, परिवार हेल्दी रहेगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हम अपना काम ढंग से करेंगे, हम परिवार के साथ तालमेल से रह सकेंगे। जो महिलाएं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती है, बात बात में गुस्सा करती है, कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी है, ठीक है। अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिलाइट डेली प्रोटीन ओमेगा खाएंगी, उनका आयरन हीमोग्लोबिन अगर 14 रहेगा तो जल्दी से गुस्सा नहीं आएगा, वो बहुत शांत रहेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा हाइपर हो रखी है तो आप समझे कि उनको ज्यादा न्यूट्रिलाइट